हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज की पेशकश में है इंडियन जापानीज मूवी द जापानीज वाइफ। डायरेक्टर है अपर्णा सेन और IMDb रेटिंग 7.6 है। आपकी तरह हमें भी कहानियाँ सुनना पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। ऐसे ही साथ देकर हमारा हौसला बढ़ाए, चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि इस मूवी स्ट्राइप के सफ़र में कई और कहानियाँ जुड़ती चली जाए। चारों ओर पानी से घिरा सुंदर बन के एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा लाल रंग का बॉक्स नाव से लाया जा रहा है। सभी मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। सबको पता है ये जापान से आया है और यही प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी स्नेहमोई चैटर्जी के घर जा रहा है। खबर उड़ते उड़ते उसके क्लासरूम तक भी जा पहुंची और बच्चों ने उसके पीछे से ब्लैक बोर्ड पे जापानी लिख दिया। स्नेहमोई ने अपना पूरा जीवन सुंदर बन के इसी छोटे से गांव में गुजारा है। यही जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई की और कॉलेज के बाद वही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने भी लग गया। छोटी उम्र में स्नेहमोई के माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपनी माँ समान मौसी के साथ ही रहता है। उसकी रोज़ की साधारण जिंदगी में एक असाधारण बात हुई। उसकी एक पेन फ्रेंड बनी, मियागी, जो जापान योकोहामा से है। कॉलेज के दिनों से ही वो बड़ा शर्मीला है, इसीलिए उसकी कोई दोस्त नहीं है। मियागी भी सामने होती तो शायद वो इतनी बात ना कर पाता जितनी कि वो खत में करता है। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में और अधिकतर समय डिक्शनरी से पढ़कर वो हर हफ्ते उसे खत लिखता है। पोस्टर का खर्चा उठाने के लिए स्नेहमोई ने कुछ ट्यूशन भी पकड़ ली। खतों के जरिए दोनों एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे सब जानने लगे। मियागी के पिता पिछले साल चल बसे। उसका एक बड़ा भाई है जो शहर के एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है और वो अकेली अपने पुश्तैनी घर में बीमार माँ के साथ रहती है। उन्होंने अपनी तस्वीर भी एक दूसरे को भेजी। देखते देखते 3 साल गुजर गए उनकी दोस्ती को। अब स्नेहमोई का कॉलेज भी ख़त्म हो गया। गांव के प्राइमरी स्कूल में वो मास्टर भी बन गया। एक दिन स्नेहमोई की मौसी की सहेली अपनी बेटी संध्या का रिश्ता लेकर आई। स्नेहमोई ने मियागी से जब इसका जिक्र किया तो मियागी ने अगले ही खत में उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव ने स्नेहमोई को सोच में डाल दिया। आखिर ये शादी होगी कैसे? जापान जाने के लिए उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। इसके अलावा मियागी कैसे उसके छोटे से 2 कमरों वाले घर में रह पाएगी, ऊपर से इंडियन स्टाइल का बाथरूम। पर फिर भी वो मियागी से यहाँ आने को कहता है। अपने माँ की बीमारी की वजह से वो तुरंत तो नहीं आ सकती, लेकिन पास ना सही दूर से वो शादी तो कर सकते हैं। मियागी ने स्नेहमोई को अपने नाम का खुदा हुआ एक अंगूठी भेजा और स्नेहमोई ने उसे बंगाली रिवाज में शाखा की बनी चूड़ियाँ और सिंदूर भेजा, जिसे शादीशुदा औरत पहनती है। कुछ महीनों बाद जब मौसी ने दोबारा संध्या से उसके रिश्ते की बात छेड़ी, तब स्नेहमोई को मियागी के बारे में बताना पड़ा। ये सुनकर मौसी ने थोड़ा रोना धोना तो किया, लेकिन आखिर में मान गई। अब कहानी वर्तमान समय में आ गई। वो लाल बक्सा जो आज स्नेहमोई के घर आया है। असल में आज उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों में मियागी कुछ ना कुछ उसे भेजती रही है। कभी मौसी के लिए शॉल, ब्लाउज, तो कभी स्नेहमोई के लिए हाथ से बुने दस्ताने मोजे। कभी ना आकर भी स्नेहमोई के कमरे मियागी की चीज़ों से भरी पड़ी है। वो लिखती है, तुमने कहा था 15 साल की उम्र में तुमने पतंग उड़ाना सीखा था, इसीलिए ये तुम्हें भेज रही हूँ। अभी अभी गांव में एक नया ISD फ़ोन बूथ खुला है। थोड़ा महंगा है, पर इतने सालों में पहली बार उसने मियागी की आवाज़ सुनी। एक प्राइमरी मास्टर की तनख्वाह ही कितनी होती है, लेकिन फिर भी वो महीने में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए उससे फ़ोन मिला लेता है, जबकि अधिकतर वक्त लाइन ख़राब होने की वजह से बात बीच में ही कट जाती है। मौसी की वही सहेली चल बसी। उसकी विधवा हो चुकी बेटी संध्या और उसके 9 साल के बेटे पोल्टू को अपने घर मौसी आश्रय देती है। ये वही है जिसका रिश्ता स्नेहमोई के लिए आया था। शायद मौसी अब भी चाहती है कि स्नेहमोई उसका हाथ थाम ले, क्योंकि इस तरह खत लिखकर जिंदगी तो नहीं काटी जा सकती। स्नेहमोई ने खत में मियागी को संध्या के बारे में बताया कि अब वो एक विधवा है। रिवाज में
यहाँ की विधवा सफ़ेद साड़ी पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती और कुछ तो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि अपने बाल तक कटवा लेती है। मियागी ने इस बार के खत में अपनी माँ का जिक्र किया, जो लंबे अरसे की बीमारी के बाद गुजर गई। उसका भाई भी उसे अकेला छोड़ अपने परिवार के पास लौट गया। वो अब उसके पास आना चाहती है, लेकिन न जाने क्यों कुछ दिनों से ज़्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी है। मैं जल्द ही डॉक्टर को दिखा कर आऊँगी। धीरे धीरे बूढ़ी हो चुकी मौसी से छूटकर घर का सारा भार संध्या के कंधों पर आ गया। अब संध्या ही स्नेहमोई के खाने पीने का, उसके कमरे के साफ सफाई का ख्याल रखने लगी। उन दोनों के बीच एक खामोशी का रिश्ता बन गया। लेकिन पोल्टू तो बच्चा है, उससे बिना बोले कोई कैसे रह सकता है। और वो बन गया स्नेहमोई काका का प्यारा। जापानी काका के खत डाकिया के पास से लाने की जिम्मेदारी अब से उसी की हो गई। इसी घर संसार के बीच संध्या का स्नेह स्नेहमोई के लिए बढ़ने लगा। बहुत दिनों बाद स्नेहमोई के नाम एक और चिट्ठी आई कि मियागी को कैंसर है। वो अपने भाई के पास रहने गई है। उसे अब उसके भाई के पते पे चिट्ठी भेजनी होगी। बीमारी की खबर सुन स्नेहमोई मायूस हो गया। उसकी पत्नी बीमार है, वो यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। अगले ही दिन उसने स्कूल में 2 महीनों की छुट्टी भर दी। जापान जाना तो संभव नहीं, इसीलिए दर दर भटककर कभी आयुर्वेद, कभी यूनानी, कभी होम्योपैथी की दवा मियागी को जापान भेजने लगा। जब कोई दवाई काम नहीं आई तो उसके दोस्त ने एक नामी कैंसर के डॉक्टर का नाम ठिकाना उसे दिया, जो एक ही दिन कलकत्ता में बैठते हैं। मियागी के पास वक्त कम है, उसे आज ही निकलना होगा। मॉनसून का महीना, तेज आंधी और बादलों के गर्जनों के बीच स्नेहमोई घर से निकल गया। मौसी ने बहुत रोका पर उसने किसी की नहीं सुनी। इतनी तेज बारिश में भी वो डॉक्टर खाना पहुंचा। डॉक्टर से बात भी हुई, लेकिन बात वहीं आके रुक गई। कैंसर की चिकित्सा बिना रोगी के नहीं हो सकती। निराश होकर स्नेहमोई ने मियागी को फ़ोन लगाया। आश्चर्य की बात है, आज लाइन एकदम साफ है। दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। बहुत दिनों बाद दिल खोलकर दोनों ने बातें की। आधी रात को भीगता हुआ स्नेहमोई अपने घर पहुंचा, जहां संध्या उसका इंतज़ार कर रही है। स्नेहमोई पूरी रात बुखार से कांपता रहा। सुबह डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला उसे निमोनिया हुआ है और जल्द ही दवाई की ज़रूरत है। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से नौका सेवा भी बंद है। पूरे 2 दिन गुजर चुके हैं। पोल्टू छाता लेकर जापानी काकी के खत आने का इंतज़ार कर रहा है। वो बच्चा भी समझता है कि काका को उसी का इंतज़ार है। और तीसरे दिन दवाई के अभाव में स्नेहमोई चल बसा। सब शांत हो गया है, मौसम भी और स्नेहमोई भी। संध्या को देखकर ऐसा लग रहा मानो वो दूसरी बार विधवा हुई है। मौसी ने कहा, कोई दराज खोलकर देख, कहीं जापानी बहू का पता मिले तो उसे एक खत भेज दे। एक दिन सफ़ेद साड़ी पहने विधवा के वेश में मियागी अंत में सुंदर बन आई। किसी को समझते देर नहीं लगी कि वो कौन है। वो स्नेहमोई की विधवा मियागी है। रिक्शा वाले ने उसे मास्टर बाबू के घर पहुंचा दिया और पैसे भी नहीं लिए। दरवाजे पे खड़ी संध्या उसे एकटक देखने लगी, फिर बड़े प्यार से उसे ऊपर स्नेहमोई के कमरे में ले आई। जुबां भले ही ना समझ सके एक दूसरे की, पर मन के दर्द तो अमुक जानवर भी समझ लेते हैं। कमरा देखकर मियागी को लगा जैसे वो तो यहीं इस कमरे में बस रही है इतने सालों से। हर एक चीज़ उसी की थी। उसके हाथों के बुने मोजे, अलमारी में रखी शॉल, रंग बिरंगे पतंगे, मेज़ पर रखी जापानी गुड़िया और उसके खत। बस एक चीज़ कि स्नेहमोई की तस्वीर भी इस कमरे का हिस्सा है। अब जिंदगी के बचे हुए दिन मियागी अब यहीं गुजारेगी। प्रेम कितना अनोखा हो सकता है। जब भी कोई इसे परिभाषा में व्यक्त करने की कोशिश करता है, ये फिर से एक अलग ही रंग रूप लेकर सामने आ जाता है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।